फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज सिविल सर्विसेज। आरपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में राजस्थान की हिस्ट्री चल रही थी। इसमें मेवाड़ का इतिहास हमने 2 पार्ट कर लिया। आज तीसरा पार्ट है जो कि महाराणा कुंभा से रिलेटेड है। महाराणा कुंभा का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मेवाड़ के इतिहास में। मेवाड़ के इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक राजाओं के बाद में कुंभा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुंभा के बाद में सांगा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके बाद में प्रताप। बस ये तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी राज सिंह से प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी उसके समय की कौन था, जैसे हाड़ी रानी वगैरह इत्यादि के बारे में। जनरली जो है वो नहीं पूछा जाता। तो कुंभा जो है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुंभा के पिता की हत्या जो है, मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा नाम के 2 लोगों ने। उनकी हत्या के बाद में उनकी उम्र छोटी थी, तो उन्होंने जो है राजकाज संभाला और जो है छोटी उम्र में ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुंभा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट शासक है कि वो मल्टी एस्पेक्टेड है। कल्चरली उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, सांस्कृतिक रूप से धर्म के लिए, वास्तु के लिए, कला के लिए, संगीत के लिए, चित्रकला के लिए काम किया, और साथ साथ में बहुत बड़ा लड़ाका भी था। उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य उपलब्धियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय योद्धा के रूप में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुंभा का भी आप देखोगे तो उसने 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। और ऐसा माना जाता है, मेवाड़ी इतिहासकारों के अनुसार, वीर विनोद में भी श्यामल दास ने लिखा है कि वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करती है, उसको एक निर्भय और निशंक राजा के रूप में उसको बताया है, जो राजनीतिज्ञ भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, छापामार युद्ध को भी मानने वाला है, प्रताप से पहले छापामार युद्ध को लाने वाला व्यक्ति था। तो हर तरह से जो है एक बहुत बड़ी और बहुत विराट व्यक्तित्व का धनी था कुंभा। अब कुंभा के साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुंभा की सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है राजनीतिक उपलब्धियां। जब वो सत्ता में आया तो वो छोटी उम्र का था, उसके पिता मोकल की हत्या हो चुकी थी, तो सबसे पहले उसको आंतरिक समस्याओं से सुलझना था। तो उसने अपने पिता के हत्यारों चाचा और मेरा को है उनकी हत्या करवाई या उनको खत्म करवाया। फिर उस समय राठौड़ों का बहुत वर्चस्व था मेवाड़ के अंदर, खास करके राव रणमल जो कि हंसाबाई के साथ आया था मोकल से जब उसका विवाह हुआ था। तो इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो ये चाहता था कि कैसे भी करके जो है राठौड़ों के आधिपत्य को धीरे धीरे जो कम किया जाए। और राव रणमल इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने चुंडा के भाई रागन देव की हत्या भी करवाई थी। चुंडा जो कि रणमल सॉरी जो कुंभा का जो है भाई, बड़ा भाई लगता था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने सबसे पहले राव रणमल की हत्या करवाई भारमली नाम की एक लड़की के माध्यम से। और कैसे उसके थे, लंबी चौड़ी कहानी है। उसको 4 पाई से बांध दिया गया और फिर उसकी हत्या की गई। और ये अलग अलग मारवाड़ के इतिहास में उसके वृत्तांत अलग है, मेवाड़ के इतिहास में उसके वृत्तांत अलग है। समहाउ सिसोदियों और राठौड़ों के वंश के बीच की जो लंबी लड़ाई थी, रणमल की हत्या के बाद में कुछ समय के लिए समाप्त हो गई, लेकिन बाद में उसको सुलझा लिया गया जब रणमल के पुत्र राव जोधा ने अपनी मौसी हंसाबाई की मदद से वापस जो है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं रेखांकित की और अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के छोटे मेले रायमल से किया, जिससे बाद में जो है उनके 3 पुत्र होते हैं और फिर उसकी कहानी आगे देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने, कुंभा ने यहाँ पे जो है मारवाड़ के साथ अपना जो संघर्ष है, मारवाड़ के साथ में उसने आगे देखेंगे आवल बावल की संधि भी की। तो आवल बावल की संधि करके 53 के अंदर जो है वो उस मामले को सेट किया। अब अगला जो है उसके साथ बाहरी समस्या है उसकी। बाहरी यानी इस समय तक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है मालवा के साथ जो है, मालवा पे महमूद खिलजी नाम का एक राजा था जिसने 8 बार मेवाड़ पे आक्रमण किए और हर बार वो पराजित हुआ मांडलगढ़ इत्यादि युद्धों में। इस समय की जो 1442 से 1467 तक इसने युद्ध किए। 8 आक्रमणों में एक भी बार वो है विजित नहीं हुआ, हर बार जो है मेवाड़ ने उसको परास्त किया। एक इंपॉर्टेंट लड़ाई इस दौरान की है 37 की सारंगपुर की लड़ाई। इसमें लड़ाई का कारण ये था कि मोकल की हत्या करने में 3 लोग जिम्मेदार थे, चाचा, मेरा और महप्पा पंवार। महप्पा पंवार जो है मालवा भाग जाता है, उसको कुंभा वापस मांगता है, महमूद खिलजी देता नहीं है और इसलिए जो है ये लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो है कुंभा पराजित कर देता है खिलजी को और बंदी बना देता है। हालांकि मालवा के इतिहास में थोड़ा इसका वृत्तांत अलग रूप में मिलता है। इस युद्ध के उपलक्ष्य में बाद में जो है वो कुछ वास्तु निर्माण भी करा था, वो आगे हम देखेंगे। दूसरा उसका जो संघर्ष होता है गुजरात के साथ। गुजरात में जो की लड़ाई का जो मेन कारण था वो नागौर की गद्दी नशीनी से रिलेटेड था। तो गुजरात के शासक जो अपने आप को सुल्तान बोलता था, सुल्तान कुतुबुद्दीन, और नागौर के शासक शम्स खान जो है, ये दोनों जो है मिलते हैं और सोचते हैं किस तरह से कुंभा को पराजित किया जाए। बाद में मालवा का सुल्तान भी उसमें शामिल हो जाता है। चंपानेर की संधि होती है 1456 में, जिसमें एक एग्रीमेंट, उसका अहदनामा होता है, साइन करते हैं कि हम जो है हराएंगे मेवाड़ को और राज्य का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कुंभा जो है इनको पराजित कर देता है। अब इसमें खास बात यह है कि 1456 में ये युद्ध हुआ, दोनों राणा को हराने में असफल रही। कमला राणा जो है विजित रहा, एक इतिहासकार है, फरिश्ता, काफ़ी बड़ा इतिहासकार माना जाता है। उसने बोला है कि
राणा हार गया था और उसने काफ़ी पैसा देके उनको जो है उनको वापस भेजा। लेकिन मेवाड़ी इतिहास में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया का जो ग्रंथ है गीत गोविंद की टीका, उसमें सुल्तान की सभी सुल्तानों की सेनाओं के हारने का उल्लेख मिलता है। अगर हारे होते तो ये जरूर था कि पूरे मेवाड़ में कत्लेआम होता और न जाने क्या क्या होता, तो वो ये तो पक्का नहीं हुआ था। इस बात से पता चलता हाँ वो है कि अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। अब मेवाड़ के इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाद में महमूद बेगड़ा नाम का एक राजा आता है गुजरात का, उसको भी जो है पराजित करता है महाराणा कुंभा। कुंभा ने साथ साथ में और भी बहुत विजय प्राप्त की, सांबर को हराया, अजमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, इन पड़ोसी राज्यों को हराया। एक लड़ाई है फेमस जिसका नाम है बदनौर की लड़ाई, जिसको बैराटगढ़ की लड़ाई बोलते हैं। 57 में महमूद खिलजी को हरा के कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया। चारों दिशाओं में उसने जो अपने विजय दे, अब उसका जो उत्तर पश्चिम में उसका जो साम्राज्य जो था वो राठौड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों से घिरा हुआ था। तो इसमें राठौड़िया सिसोदिया संघर्ष समाप्त करने के लिए खास करके क्या करता है, 1438 में पहले तो रणमल की हत्या जैसे हमने पहले बात की करवाता है, लेकिन बाद में रणमल का पुत्र जोधा उसके साथ आंवल बामल की संधि करता है 1453 में। अब ये जो संधि है, ये संधि की खास बात ये है कि वर्ल्ड की पहली संधि जो है वो वेजिटेशन के बेस पे बनी है। वेजिटेशन का मतलब है वनस्पति के आधार पे। तो ये तय किया जाता है सोजत जो है वो केंद्र रहेगा इनके बॉर्डर का। सोजत के पश्चिम उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको बावल कहा गया, यानी जहाँ पे कीकर होते हैं। तो बावल वाला प्रदेश जो है वो रहेगा मारवाड़ के पास में, और आंवला वाला जो क्षेत्र है इसके जो पूर्व का दक्षिण पूर्व का वो रहेगा मेवाड़ के पास में। तो बायो वेजिटेशन के आधार पे डिमार्केशन उसका स्टेट का जो वर्ल्ड का अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। आंवल बावल की संधि जनरली पूछा जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हंसा देवी ने, और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी जो है उसका बाद में विवाह किया जाता है, जो बाद में जो है काफ़ी निर्माण इत्यादि भी करवाती। गोसुंडी का अभिलेख भी बेसिकली श्रृंगार देवी से रिलेटेड है। अब कुंभा की और विजय क्या थी? कुंभा ने बहुत सी विजय प्राप्त की है। रणथंभौर विजय में उसने फिदई खां अलाउद्दीन खां को पराजित किया। अजमेर विजय में उसने नागौर के हाकिम से छीन के उस पर अधिकार कर लिया, पहले नागौर के अधीन था। फिर रणकपुर अभिलेख में पता चलता है उसने नागौर विजय किया शम्स खान को पहले हराया, फिरोज को हराया। फिर सांबर शबाद लक्ष्य की विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद में आमेर की विजय प्राप्त की, वहाँ का राजा जो था कचवा उधर उसको जो है कायम खानियों को पराजित करके उसकी सत्ता को सुदृढ़ किया। टोडा राय की विजय प्राप्त की, हमीरपुर की विजय प्राप्त की। इसके अलावा और भी जो छोटी छोटी धान्यनगर, सिंहपुरी, वासा, सिहारे, विशलनगर, ये जनकाचल पर्वत, अमरा, दुनिया भर की विजय, 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, तो उसकी विजय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर के आसपास का एरिया, अलवर और अजमेर के बीच की जो पट्टी है, मेर पट्टी जो है, इसमें भी उसने उनके नेता मुनीर को परास्त किया, जो कि पहले जो है अलग हिंदू धर्म में था, बाद में जो कन्वर्ट हो चुका था। तो ये तो उसकी पॉलिटिकल। अब जो है बाकी उपाधियां अगर देखोगे, राणा कुंभा ने ऐसा माना जाता है करीबन 2 दर्जन से अधिक उपाधियां दी, तो जो पूछी जाती है जनरली, जैसे राजगुरु है, तात गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या के कारण, छाप गुरु छापा मार के लिए। ये तो मैंने एक पूरी लिस्ट दी है जो लगभग जो है आप देखिए 2 दर्जन 26 उपाधियां हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक ग्लिम्स आप देख लीजिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब कल्चरल अचीवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य संबंधी। स्थापत्य संबंधी का मतलब वास्तु संबंधी उसने क्या दी। सबसे पहले उसने किले बनाए, सिरोही का वसंतगढ़ बनवाया, माचन किला बनवाया जिसपे जो है छापामार लड़ाइयाँ करता था, बैराट बदनौर के पास बैराट का किला बनाया, भील समुदाय को नियंत्रित करने के लिए भोमट का किला, कुंभलगढ़ का किला जो बहुत फेमस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसको गूगल मैप से भी देखेंगे तो चाइना के दीवार के बाद में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन वाली मानी जाती है। बहुत बड़ा किला है, और ख़ास बात यह है कि इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहाँ पे जो है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को अपनाया गया। फिर यहाँ पे कटारगढ़ का जो किला और है, जहाँ पे पन्ना दाई और उदय सिंह की घटना घटी थी, इस किले का निर्माण जो है वो मंडन ने करवाया। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कटारगढ़ की बात कर रहा हूँ। कुंभलगढ़ के और भी नाम है, कुंभलनेर, इसको माहौर भी कहा गया है, कुंभलमेर भी कहा गया है, मचिंदपुर भी कहा गया है, कुंभल मेरू भी कहा गया है, कुंभपुर भी कहा गया है। इसी का एक किला है कटारगाड़ है, बहुत ऊंचा होने के कारण मेवाड़ की आंख। इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के, जिसको देख के अबुल फजल भी बोलता है कि पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा है, इसके ऊपर चढ़ के देख के दूर दूर तक का नज़ारा देखा जाता है, इसके लिए मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभा ने मांडलगढ़ का जीर्णोद्वार कराया, वसंतगढ़ आबू सूर्य बनाया, अचलगढ़ आबू का किला बनवाया, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर बनाया, जलाशय और सरोवर बनाए, करीबन 5000 दुर्गों के जीर्णोद्वार किए, एकलिंग जी के मंदिर का जो है निर्माण कराया, कुशाल माता के मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, धर्मशालाएं, जैन अन्य मंदिर बनाए। इसके समय के सबसे ज़्यादा जैन मंदिर बने, सबसे इंपॉर्टेंट रणकपुर का जैन मंदिर जिसमें 1444 स्तंभ है, 54 शिखर है और 84 देव कोलिकाएं हैं। तो बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, और ये खंभों का अजायबघर माना जाता है, आदिनाथ को समर्पित है। गढ़बोर का 4 भुजा मंदिर बनाया। इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है, वो भी 1448 में बनाया, पंचायतन शैली का मंदिर है।
आदिवरा का मंदिर जो कैलाशपुरी में स्थित है, ये भी कुंभा के किनारे बना। विष्णु मंदिर कैलाशपुरी में बना। कुशाल माता मंदिर पहले हम चर्चा कर सकें। नीलकंठ मंदिर जो है वो इसके समय के इंपॉर्टेंट मंदिर, और मीरा मंदिर जो है वो एकलिंगजी में स्थित है। तो आप ये देखिए उनके का वो जो है। अब खास बात क्या है कि स्थापत्य और वास्तु स्थापत्य में अगर आप देखेंगे, आर्किटेक्चर और उसमें स्कल्पचर में अगर आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि लोधी लाए, मुगल बाग वगैरह लाए, तो उद्यान निर्माण का कार्य बहुत पहले कुंभा ने आर्किटेक्चर के साथ जोड़ दिया था। और उसकी खास बात यह है कि इसी से प्रभावित होकर आगे जो है आप देखोगे कि उदयपुर और यहाँ के स्थापत्य से प्रभावित होकर शाहजहाँ जो है वो अपने स्थापत्य में उसको इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, तो और उसने जो अचीवमेंट किए वो सारी संस्कृति पांडुलिपियों में उल्लिखित है, जिसमें वास्तु से संबंधित उसकी अचीवमेंट है। जल संरक्षण प्रणाली, जिस पर आगे प्रताप पर एक चक्रपाणी मिश्र नाम का विद्वान आता है, वो भी बहुत काम करता है। चूंकि मेवाड़ में थोड़ा सा पानी मारवाड़ से अधिक था, लेकिन फिर भी वहाँ जल की हमेशा समस्या रहती थी, तो वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू रहता था। इसलिए आप देखिए लाखा ने लाखों लाव तालाब बनाए, कुंभा ने भी बहुत बनाए, प्रताप ने भी बनाए। तो वो जो राजा माने जाते थे, जो जन समुदाय के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे, उनका मेन काम रहता था वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का कंजर्वेशन, वाटर की हार्वेस्टिंग। तो इसके लिए उसने काम किए। किलों की मरम्मत की बात हमने कर दी। बहुत बड़े बड़े वास्तुकार इसके दरबार में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो था उसका नाम था मंडन। मंडन ने कई किताबें वगैरह लिखी, उसमें आगे डिटेल में देखेंगे। कुंभा के समय की एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है वो विजय स्तंभ का निर्माण करना। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 14 से 40 अर्थात 8 साल में बनाया। महमूद खिलजी को हराने की याद में बनाया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है इसका जो आकार है वो डमरू जैसा है, और इसका शीर्ष जो है वो जो है शीर्ष ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा माना जाता है। मंडन, जैता और उसके बेटे नापा और पुंजा ने इसको डिजाइन किया। इस पे मंच और मंदिर है। पहली मंदिर को जो मंजिल को विष्णु मंदिर कहा गया। उपेंद्र नाथ डे बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन है, उसको उन्होंने इसको विष्णु ध्वज माना है। 9 मंजिला स्मारक है, 122 फीट ऊंचा है, 30 फुट चौड़ा है, 158 सीढ़ियाँ हैं। क्योंकि राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसको तो डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व को, इसको आप कीर्ति स्तंभ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत लीजिएगा, वो अलग है, वो हमने पहले देख लिया। ये जो है विजय स्तंभ है। हिंदू देवताओं का मूर्ति संग्रहालय कहा गया है। अर्धनारीश्वर, उमा माहेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह, इन सब की जो है आपको मूर्तियां मिलती है। अवतारों के बारे में मिलता है। रामायण और महाभारत की कथाएं जो है वो इस पर एंग्रेव्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर प्रश्न जनरली पूछा जाता है, इसको आप ढंग से पढ़िएगा। दूसरा बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल जिनके समय का जो है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ पर के पास में जो है एक शिलालेख लिखा गया है, और शिलालेख जो है अत्रि और महेश भट्ट ने लिखा है, जो कि कई बार पूछा गया है इनके द्वारा, आरपीएससी के द्वारा। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बेसिकली क्या है, सब 9वीं मंजिल जो है विजय स्तंभ की, उसके ऊपर है। इसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का पूरा वर्णन है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जैसे एरण प्रशस्ति है, जैसे मंदसौर प्रशस्ति, वैसे ही कुंभा की प्रशस्ति है जो यूलोजी इसको बोला, इसमें एक एक करके उसकी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कुंभा को जो है सुमेरु पर्वत के समान माना गया है। 17वें श्लोक में महमूद खिलजी पे विजय का उल्लेख मिलता है। 20वें में आपको मिलता है मलेच्छ शासकों को हराने का, मतलब जो विजातियों को हराने का, नागौर को हराने का। तो ये जो है डिटेल में इसमें दिया गया। तो ये 2 चीज़ें आप ढंग से पढ़ के जाएगा। अब वास्तु के बाद में आती है संगीत की बात। संगीत की सबसे खास बात ये क्या है, इन्होंने किताबें लिखी। संगीत राज नाम की किताब जो है उसमें संगीत के 3 विधा है, गायन, वादन और नृत्य, इन सब पर लिखा गया है। इस ग्रंथ को रत्नकोश नामक 5 भागों में बांटा गया, जो ये 5 मैंने आपको दे दिए हैं। इसमें 5 में अलग अलग डिटेल में 80 खंडों में विभाजित है। संगीत के इतिहास में बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और कुंभा ने 40 से अधिक अपने पूर्व गुरुओं का उल्लेख किया, जो पहले संगीत के बहुत बड़े व्यक्ति थे। फिर जयदेव नाम के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद नाम की किताब लिखी थी बंगाल में। उनकी गीत गोविंद जो है राधा और कृष्ण की जो है उनका उल्लेख है उसमें, उस पर उन्होंने जो रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी है। और इसी में कुंभा ने जो है हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा है, जो है अपने, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें हमीर को बोला गया ये, जो कि विपरीत अवस्थाओं में भी बहुत अच्छा जो है अपने आप को सुस्थिर रखने वाला व्यक्ति था। इसके अलावा अन्य किताबें आप देखोगे तो सूड प्रबंध है, जो कि रसिक प्रिया का पूरा ग्रंथ माना जाता है। कामराज रतिसार है, जो कि नाम से पता चलता है 7 भागों में उल्लेखित है। और चंडी शतक की टीका है। ये बेसिकली चंडी शतक किताब जो है बाण भट्ट ने लिखी है, उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है। करीबन 3400 श्लोक इसमें लिखे हैं। और इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी माने जाते हैं, हरिवार्तिक, वाद्य प्रबंध, राजवर्णन,
राजवर्णन एकलिंग महात्म्य नाम का प्रारंभिक भाग माना जाता है, और इसके अलावा भी माना जाता है कि 4 नाटकों की उन्होंने रचना की है। तो ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन और बड़े बड़े राजा जो पहले वही लिखते थे, महेंद्र वर्मन वगैरह, कुंभा भी इस मामले में किसी से जो है 19 नहीं थे। इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, ये संगीत पे ग्रंथ है, और किताबें जो लिखी है उनके नाम नवीन, गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिका, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और राजवर्णन, ये किताबें हैं। इसका रट्टा आपको मारना पड़ेगा। उसकी दरबार में जो है एक से एक विद्वान थे, विभिन्न विद्वानों से जो है सुशोभित था उसका दरबार, उसके पर भी उल्लेख मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है गोविंद। गोविंद जो है मंडन के पुत्र हैं, वो बहुत बड़े वास्तुकार हैं। उन्होंने कई जो है किताबें लिखी, उन चारों का नाम जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर जो है कान्हा व्यास है, जिन्होंने एकलंग महात्म्य का दूसरा भाग लिखा है। जैन आचार्य है सोमदेव, उन्होंने कविराज की उपाधि प्राप्त की और वो वाद विवादों में बहुत जो है चतुर थे। हीरानंद मुनि जो है, जिन्होंने कविराज की उपाधि, नाथा जो है मंडन के भाई थे, वास्तु मंजिल के लेखक। कवि मेहा तीर्थमाला लिखी है, तीर्थों का उल्लेख किया लगभग 120। विद्यानंद उनके गुरु माने जाते हैं। सारंग व्यास उनके संगीत गुरु माने जाते हैं। आशानंद जो है पुराणवाचक थे। चक्रवाणी मिश्र उनकी आगे वंश में जाके पैदा होते हैं। रमाबाई उनकी पुत्री थी, संगीत के गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। अत्रि भट्ट जो है संस्कृत के विद्वान थे, जो कीर्ति स्तंभ के उनके पुत्र जो महेश भट्ट वो पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर लिखी है बेसिकली। फिर मंडन जो है ये बहुत बड़े फिगर हैं, शिल्प शास्त्र के जानकार हैं, कई पुस्तकों के रचयिता। प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, रूपावतार, वास्तु मंडन, वास्तुसार, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, इसका डिटेल आपको दिया हुआ आगे, वैद मंडन। इसके अलावा टिल्ला, भट्ट, मुनीश चंद्र सूरी, महेश अत्रि, जिनसेन सूरी, जीवराज, जिनवर्धन, पंडित उदय सिलिंगी, भृगु, कान्हा व्यास, सोमनाथ जोटिंग, लक्ष्मी सार, ये सारे और भी नाम हमें को देखने को मिलते हैं। अब जो है ग्रंथों की, कई ग्रंथों की जो है उस समय रचनाएं हुई, जिसमें माणिक्य सुंदरी, भावल, बालावधू, देलवाड़ा हुई, जैसे शेखर सूरी ने गच्छागार लिखा, प्रतिष्ठा सोम ने सोम सौभाग्य मेवाड़ का वर्णन 10 सर्गों में किया है। तो कुल मिला के ये जो काल है कला वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। सही मायनों में मेवाड़ का स्वर्ण युग ये है कि जो कोई व्यक्ति कूटनीतिक रूप से, पॉलिटिकली, कल्चरली, हर एंगल से जो है अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करता है, इसलिए इसको स्वर्ण युग माना गया है। उन्होंने उस समय चित्तौड़गढ़ किले में एक पुस्तकालय की जो है रचना करवाई, और एक संगीत प्रकाश जो चित्रकला का एक शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है उसकी जो है उस समय रचना हुई। चित्रकला में उन्होंने क्या किया, जो पहले हमने देखा था प्रतिक्रमण चूर्णी का जो है ताम्रपत्र उसको चित्रित हुआ था, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस दौरान में सुपासन चरियम नाम की एक पुस्तक जो थी वो चित्रित की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, पहली बार जो है गोल्ड पाउडर जो है सोने के पाउडर का प्रयोग चित्रकला में किया गया था, जो बाद में हम जो है तंजोर चित्रकला में देखने को हमें मिलता है। संगीत का योगदान हम पहले पढ़ चुके हैं, खुद संगीत की इनकी जो किताबें हैं उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कई संगीत की किताबें लिखी है, कई भाष्य लिखे हैं, चंडी शतक पर भाष्य लिखा है, नाटक भाष्य, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। खुद कुंभा जो है बहुत ज़्यादा भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत, प्राकृत, मेदपाटी, कर्नाटकी, महाराष्ट्र की भाषाओं के। उन्होंने ऐसा माना जाता है कर्नाटकी भाषा में भी ग्रंथ लिखा। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये शो करता है कि उनके जो है दक्कन के राजाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। रही बात उपाधियों की, तो हमने करीबन 26 उपाधियों की बात की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है अभिनव भट्टाचार्य, जो उनकी संगीत की उत्पटता के कारण मानी जाती है, और वो कई चीज़ों में मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी थे, उनको परम गुरु की उपाधि भी मिलती है। इसके अलावा, इन सब के अलावा भी दर्शन, गणित, राजनीति विज्ञान, व्याकरण, तत्व विज्ञान, साहित्य में भी वो बहुत प्रवीण थे, बहुत जानकार थे। अब कुंभा के समय का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो उसके बारे में भी हमको सुनने को मिलता है। न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड षड्यंत्र के लिए दिया जाता था, लेकिन 12 वर्ष से कम लोगों को, पागलों को, जो मेंटली इंसेन है उनको, मूर्खों को, बीमार व्यक्तियों पर नहीं माना जाता था। फिर जागीरदारी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। उनके राजगुरु जो थे तिल्ला भट्ट जो थे, जो लाखा के समय से चले आए थे। मुख्यमंत्री सैंडपाल नवलखा थे, कोषाध्यक्ष कोला थे, रत्नों के भंडारी वेला भंडारी थे। ये सब आपको याद रखना। मंत्री अधिकतर ओसवाल जाति के थे, जो कि जानकार थे अकाउंटिंग वगैरह के लिए। भूमि मापन के लिए खूंटियाँ गाड़ कर, डोरी बांध कर किया जाता था। उपकरण उनके पास गज इत्यादि होते थे। अलग अलग गज के प्रकार देखने को मिलते हैं, ज्येष्ठ मिलता है, मध्यम मिलता है, लघु मिलता है। कर प्रणाली जो थी, कर प्रणाली के इंपॉर्टेंट अधिकारी जो थे डूंगर भोजा और सेलहत थे। प्रमुख कर, भाग, भोग, हाटक ये मिलते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ की रेवेन्यू हिस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए आपको ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक निर्माण उन्होंने कराए। राजकीय आज्ञा पत्र मेवाड़ी भाषा में दिए। संकेत भाले का चिन्ह था। एकलिंग प्रसादात और श्रीमुख शब्द लिखे होते थे। करों की माफ़ी दी जाती थी। जैसे 1449 में ऐसा माना गया था, आबू में कुछ कर उन्होंने माफ़ किए थे। तुलादान की व्यवस्था जो पहले से चल रही थी, तो ये जो है कुल मिला के उन्होंने स्टार्ट किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कुंभाज अचीवमेंट। कुंभा के बाद में अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कुंभा से लेके और राणा सांगा तक के राजाओं का
कैसे रहा, और फिर जो है प्रताप के बाद का जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।